चलो फिर शुरू करते हैं। ठीक है, यूनिट्स में ना जैसे अपन पीवी इक्वल टू एनआरटी लिखते हैं, तो जैसे पीवी इक्वल टू आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में लिखा था अपन ने, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अपन पढ़े थे, उस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में अपन ने लिखा था कि भाई पीवी इज इक्वल टू 1/3 mnc²। तो आप इस बात को ध्यान रखना कि यहाँ पर प्रेशर ना आप पास्कल में यूज करना, एमकेएस यूनिट को यूज करना। तो वॉल्यूम को आप मीटर क्यूब में ले लेना, आपको मीटर क्यूब का कन्वर्जन पता है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। इसको 1/3 ले लो, मास को केजी में ले लो, मास ऑफ सब्सटेंस इसको केजी में ले लो। एन तो नंबर है, सो नो यूनिट, एन का कोई यूनिट नहीं होता बिकॉज वो तो नंबर्स होगा। और सी विल बी ऑब्वियसली बात है, एमकेएस यूनिट है तो मीटर पर सेकंड अपन लिखेंगे टू द पावर। ये यूनिट में कन्वर्ट आप कन्वर्ट करके कैलकुलेशन कर लेना। एक तो अपन यूनिट इसके लिए याद रखेंगे, दूसरा यूनिट अपन जैसे काइनेटिक एनर्जी लिखा था अपन 3/2 RT लिखा था आपने। अगर ये अपन को कैलोरीज में गिवन है तो 3/2 R का वैल्यू जो होगा वो 2 कैलोरीज यूज करेंगे। टेम्परेचर तो हमेशा ही केल्विन में होता है, और अगर ये जूल्स में गिवन है, ये इसका एमकेएस यूनिट है, जूल्स इज द एमकेएस यूनिट। तो फिर ये 3/2 इंटू ये कैलोरीज होता है 8.314 जूल्स होता है। टेम्परेचर को केल्विन में यूज करेंगे, तो डिपेंड करेगा अपन को क्वेश्चन में जूल्स में आंसर गिवन है या कैलोरीज में गिवन है, तो उसके हिसाब से हम आर का वैल्यू लेंगे। आप इस यूनिट में गड़बड़ नहीं करोगे तो आपका आंसर हमेशा आएगा। ये मतलब यूनिट्स वाला पार्ट था जो अपन को डिस्कस करना था। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में अपन ने ये वाला फॉर्मूला लिखा था, ये वाला फॉर्मूला लिखा था, एवरेज काइनेटिक एनर्जी वगैरह हमने नोट करके कुछ और पॉइंट्स लिखे थे। नेक्स्ट वी कैन राइट इज distribution of velocities. So Maxwell and Boltzmann, distribution of velocity. Distribution of velocity. Distribution of velocities. तो मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने क्या किया था, जो एक गैसियस सैंपल होता है ना, उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो गैस पार्टिकल्स होते हैं, उनमें क्या वेलोसिटी होगी, कैसे वेलोसिटी अपन कैलकुलेट करेंगे, वो अपन को थोड़ा सा समझाया था उन्होंने। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज अपन बोलते हैं और गैसियस सैंपल। तो व्हाट दे सेड इज कि मान लो अपने पास एक गैसियस सैंपल है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं ऐसे, तो सभी का वेलोसिटी जो पार्टिकल्स होंगे ना, उन सभी का वेलोसिटी एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग होता है, क्योंकि पार्टिकल तो अलग अलग स्पीड से ट्रेवल कर रहे होंगे ना एक गैसियस सैंपल, तो उनका वेलोसिटी भी अलग अलग होता है। तो उन्होंने कहा देखो भाई, इन अ गैसियस सैंपल अगर मेरे पास गैस का कोई सैंपल है, तो दे सेड दैट द गैस मॉलिक्यूल्स है ना इज मूविंग विद डिफरेंट स्पीड्स, वो डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहे होते हैं, विद डिफरेंट स्पीड। So they have different kinetic energy. But the total energy of the gas sample, remain constant. Of gaseous sample remain constant.
तो जो गैसियस सैंपल का टोटल एनर्जी, इन सब का जो टोटल एनर्जी होगा वो कांस्टेंट रहेगा। पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल होंगे दे आर इन कंटिन्यूअस मोशन, आर continuously moving. So they can change their velocity. अब अगर पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं तो आपस में कोलाइड भी करेंगे, कोलाइड करने के बाद उनकी वेलोसिटी चेंज भी हो सकती है। सो velocities can change after collision. Thus, kinetic energy will change, but the total kinetic energy will remain constant. But total kinetic energy remains constant at constant temperature. Constant temperature. So what we get is जो particles इसमें मूव कर रहे हैं कंटिन्यूसली मोशन में, तो कोलाइड करने के बाद आपस में उनकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर उनकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। लेकिन टोटल एनर्जी, अगर किसी की एनर्जी कम होगी तो किसी की एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि टोटल एनर्जी ऑफ द सैंपल विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो विल राइट दैट एवरेज वेलोसिटी। अगर हम एवरेज वेलोसिटी लिखेंगे तो वी एवरेज ऐसे, एवरेज वेलोसिटी को अपन मीन वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, एवरेज मतलब मीन ही होता है। तो अपन कहेंगे देखो भाई इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, सभी की अलग अलग वेलोसिटी भी हो सकती है, या ऐसे भी हो सकता है कि अगर 100 पार्टिकल्स हैं तो 10 पार्टिकल का 5 मीटर पर सेकेंड है, 20 पार्टिकल का 8 मीटर पर सेकेंड है, फिर 50 पार्टिकल्स का 20 मीटर पर सेकेंड है। तो लाइक दैट वी कैन हैव different type of velocity for different number of particles present in the total sample. तो अपन कहेंगे ठीक है भाई जितने भी पार्टिकल हैं, सपोज n1 पार्टिकल का v1 वेलोसिटी है, n2 पार्टिकल का v2 वेलोसिटी है, तो जितना भी पार्टिकल्स होगा अपन उन सबका वेलोसिटी ऐड करके टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से अपन डिवाइड करते हैं, कितने टोटल पार्टिकल है, दैट इज एवरेज पार्टिकल, एवरेज वेलोसिटी। तो अपन उसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मान लो आपका एक क्लास है और उस क्लास में अपने 10th क्लास का एक क्लास या 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। कुछ स्टूडेंट होंगे जिनकी हाइट ज्यादा होगी, किसी की हाइट कम होगी, किसी की हाइट एक जैसी होगी। तो 40 स्टूडेंट्स हैं, 20 स्टूडेंट्स का हाइट सपोज अपन ने कहा 10 मीटर्स है, या छोटा ले लेते हैं, अपन कहेंगे भाई मीटर्स का फीट में ले लेते हैं, या जो कोई एग्जांपल ले लेते हैं मतलब हाइट के लिए, कि 20 स्टूडेंट का हाइट सपोज कर लेते हैं अपन 70 सेंटीमीटर है, टोटल 50 का सैंपल था, तो 20 पर तो पता चल गया, 50 का सैंपल ले लेते हैं, और 30 का हाइट 60 मीटर पर सेकेंड, तो व्हाट विल बी द एवरेज हाइट। तो अपन कहेंगे भाई देख 20 स्टूडेंट का हाइट 70 मीटर पर सेकेंड है, 30 स्टूडेंट का हाइट 60 मीटर पर सेकेंड है, तो डिवाइड बाय टोटल 50 स्टूडेंट हैं, तो एक एवरेज हाइट आ गया, दैट इज कॉल्ड मीन हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही कहा अपन ने कि किसी पार्टिकल का वेलोसिटी ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, तो एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा, सभी पार्टिकल को ऐड करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल करेंगे, वी विल गेट द एवरेज वेलोसिटी। दिस इज व्हाट वी मीन बाय द एवरेज वेलोसिटी। इसका मतलब है अपन इसे समेशन लिख लेते हैं, और समेशन में अपन बता देते हैं भाई इसमें n1 ni vi लिख लेंगे अपन, और i इज इक्वल टू 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय अपन लिख लेंगे दैट इज समेशन ऑफ ni, जितने पार्टिकल्स हैं ऐड कर लो, उन सबको अपन ऐड कर लो। सो दैट इज हाउ वी कैन राइट दैट एवरेज वेलोसिटी। जैसे अपन समेशन से मीन वगैरह, मीन मोड जैसे स्कूल में भी पढ़ते हैं ना, ये सारी की सारी चीजें वही हो।
दूसरा वी कैन राइट दैट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एक होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, सो दैट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी अपन इसको ऐसे डिनोट कर देते हैं, व्हाट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी अपन बता देते हैं। अब अगर अपन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की बात करेंगे तो देखो भाई इसमें भी मीन तो अपन को चाहिए, ठीक है, तो मीन वेलोसिटी, मीन का मतलब तो ये होता है, और मीन का मतलब तो मैं ऐसे बना लूंगा, दिस इज मीन वेलोसिटी। अगर टोटल सैंपल अपन को फिक्स गिवन होगा तो ये डैश नहीं लिखना पड़ेगा, अपन वो उतना ही ले लेंगे जितने टाइप के वेलोसिटीज होंगे, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, आपने कहा ये मीन वेलोसिटी है तो मीन स्क्वायर वेलोसिटीज को स्क्वायर कर लेते हैं वेलोसिटी का, तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो जाएगा। और रूट अपन को पता है, इसमें रूट लगा देते हैं, तो ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब अपन कहेंगे भाई डिफरेंस क्या होता है। एक्चुअली रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज अ हाइपोथेटिकल वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी तो अपन को पता है, टोटल सम करो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जितने थे उनको एवरेज हो गया। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होता है, इट इज अ हाइपोथेटिकल वेलोसिटी, इट इज हाइपोथेटिकल वेलोसिटी। वो तो दिख ही रहा था, आप स्क्वायर क्यों कर रहे हो, रूट क्यों लगा रहे हो। हाइपोथेटिकल वेलोसिटी which is calculated which is calculated by dividing the total kinetic energy of the gas sample of gas sample equally among all the particles, equally among all the particles। तो अगर अपन सभी पार्टिकल में इक्वली डिवाइड कर दें गैस सैंपल को, तो जो अपने पास आएगा हाइपोथेटिकल वेलोसिटी, अगर हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी सपोज गैस सैंपल का 100 है और 50 पार्टिकल्स हैं, तो सभी पार्टिकल को 2 काइनेटिक एनर्जी दे देंगे। तो जब आप इक्वली डिवाइड कर दोगे सभी पार्टिकल्स में टोटल काइनेटिक एनर्जी को, तो उस टाइप के वेलोसिटी को अपन बोलते हैं, क्या बोलेंगे अपन उसको, उस टाइप के वेलोसिटीज को अपन बोलेंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। एक्चुअली दैट वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होती है जनरली वो मैक्सिमम वेलोसिटीज होती है दैट कैन बी पॉसेस्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल। क्योंकि ऐसा नहीं होता, वेलोसिटी कैन वेरी फ्रॉम, भाई जो पार्टिकल यहां पड़े होंगे उनकी वेलोसिटी तो बहुत कम, जो पार्टिकल यहाँ होंगे उनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होंगी, क्योंकि वो तो इजीली मूव कर सकते हैं इधर उधर रैंडम। तो जो गैस पार्टिकल्स इधर कॉर्नर में होंगे इनकी वेलोसिटी काफी कम होगी, तो और जो यहाँ पर होंगे उनकी वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा होगी, जो यहाँ पर होंगे उनकी वेलोसिटी थोड़ी डिफरेंट होगी। तो अपन ने कहा ठीक है, किसी का वेलोसिटी कम है, किसी का वेलोसिटी ज्यादा है, किसी का बहुत ज्यादा है, तो सबका एवरेज निकाल दो, दैट इज मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैक्सवेल ने कहा कि भाई इस टाइप से तो अपन ऐसे मतलब अच्छे से नहीं बता पाएंगे, तो हम क्या करते हैं, अपन इसको ना 3 टाइप के वेलोसिटी में डिवाइड कर देते हैं पार्टिकल, किसी भी गैसियस सैंपल को। मान लेते हैं इस टाइप के कंटेनर में, अजम्पशन लिया उसने कि इस टाइप के कंटेनर में अगर मैंने गैसियस सैंपल रखा हुआ है, तो उसने क्या अज्यूम किया कि जो पार्टिकल्स यहां प्रेजेंट होंगे ना, उन सभी की वेलोसिटी एक जैसी होगी, ऑलमोस्ट एक जैसी होगी। जो पार्टिकल इधर कॉर्नर में प्रेजेंट होंगे ना, उन सभी का वेलोसिटी ऑलमोस्ट एक जैसा होगा। जो पार्टिकल इस रीजन में प्रेजेंट होंगे ना, उन सभी का वेलोसिटी एक जैसा होगा। अकॉर्डिंग टू द कंटेनर या अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम ऑफ द वेसल, उसने वेलोसिटीज को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दिया, और जो पार्टिकल्स यहां होंगे उनका वेलोसिटीज ऑलमोस्ट एक जैसा होगा। तो इस टाइप से उसने डिस्ट्रीब्यूशन किया वेलोसिटीज का। तो ठीक है, अपन क्या करेंगे, उसमें एक मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाया उसने, और कर्व के बेसिस पे अपन को बताया कि हाउ वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल। तो हम उसे कहते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो वो ग्राफ से उसने समझाया अपन को कि भाई देखो कैसे अपन वेलोसिटीज को बता सकते हैं।
एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं वेलोसिटीज को? तो उसने कहा भाई देखो यहाँ पर तो मैं लिखूंगा फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विद वन टाइप ऑफ वेलोसिटीज और डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटी। तो फ्रैक्शन को उसने लिखा नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, ऐसे फ्रैक्शन उसने लिख लिया। और यहां पर उसने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना था तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन किया था। अब अपन लिखते हैं कि भाई ठीक है, उसने कैसे अपन को डिस्ट्रीब्यूशन बताया था वो देख लेंगे। अब एक गैसियस सैंपल में उसने कहा कि भाई देखो जो वेलोसिटीज होते हैं, जो पार्टिकल टोटल सैंपल होता है, वो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द गैसियस सैंपल। तो मैं उसको लिखता जाता हूं जो बात मैं आपसे कहूंगा। सो एरिया अंडर द ग्राफ रिप्रेजेंट, तो ये वाला जो एरिया होगा, एरिया अंडर ग्राफ रिप्रेजेंट the total number of gas molecules present in the sample, in the gas sample। ठीक है भाई, तो इसका मतलब है कुछ पार्टिकल्स हैं जिनकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो है, कुछ पार्टिकल्स हैं जिनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, वो तो इसको भी टच नहीं कर। तो मैं लिख सकता हूं अच्छा, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कैन वेरी फ्रॉम 0 to infinity। वो कुछ भी हो सकता है पार्टिकल का वेलोसिटी। कुछ पार्टिकल यहाँ होंगे जिनकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, कुछ पार्टिकल यहाँ होंगे जिनकी वेलोसिटी मतलब इतना है, कुछ पार्टिकल यहाँ होंगे जिनकी वेलोसिटी ये है, कुछ पार्टिकल यहाँ होंगे जिनकी वेलोसिटी ये है, कुछ पार्टिकल यहाँ होंगे जिनकी वेलोसिटी ये है। तो ग्राफ में इस तरफ जाओगे तो आप पार्टिकल ऐसे, ये गैसियस है। तो एरिया अंडर द ग्राफ विल राइट ना इन्फॉर्म अस, सिग्निफाइज दैट हाउ मेनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द गैसियस सैंपल। अब उसने कहा कि भाई देखो इसको मैं ना तीन टाइप के वेलोसिटीज में डिवाइड करूंगा। एक, जब वो वेलोसिटी विच इज पॉजिटिव बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को उसने कहा भाई ये वेलोसिटीज हो जाएगा। तो उसने कहा ऐसे नहीं करेंगे अपन की बिल्कुल एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे, अपन एक रीजन को कैलकुलेट कर लेते हैं। क्योंकि अगर कर्व आपका ऐसे है, फ्री एंड कर्व है, तो ऑब्वियसली बात है आपने जो भी कैलकुलेशन किए होंगे वो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से ही किए होंगे। बिकॉज अगर मान लो अपन को पता है, वो आपने पढ़ रखा है, मुझे जरूरत नहीं है कि अगर मुझे इस ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करना है तो मैं कैलकुलेट डायरेक्टली कर सकता हूं, आप बस बता दो ये एक्स और वाई एक्सिस पे क्या लेवल है। लेकिन वहीं अगर मुझे ऐसे ग्राफ ऐसे एरिया कैलकुलेट करना है तो आप कहोगे ये तो फ्री हैंड ग्राफ है, इसमें तो आपको अगर एरिया कैलकुलेट करना है तो आपको इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन, राइट ना। तो इसमें इंटीग्रेशन किया, बट हमें वो उतना सारा पढ़ने की जरूरत नहीं, हमें तो ग्राफ समझना है और उसके बेसिस पे हमारे क्वेश्चंस होंगे, अपन वो सॉल्व करेंगे। जो वेलोसिटी मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये वो वेलोसिटी है व्हिच इज ये वेलोसिटी दिस इज पॉजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। द वेलोसिटी पॉजेस्ड बाय मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। द वेलोसिटी पॉजेस्ड बाय मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, but it is a maximum velocity. The velocity possessed by maximum velocity possessed by minimum fraction of molecules. So this will be that velocity. और एक आएगा अपन कहेंगे भाई जो वेलोसिटी मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स में होता है उसको अपन कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, हाइपोथेटिकल वेलोसिटी होती है। भाई यहाँ तो अपन एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे ना, क्योंकि ग्राफ तो बहुत ज्यादा, इसलिए अपन ने 0 to infinity लिखा। तो अपन क्या कह सकते हैं कि भाई अब जरूरी थोड़ी मैं यहाँ भी बना सकता था, मैं यहाँ भी बना सकता हूँ, मैं यहाँ भी बना सकता हूँ। तो एक रीजन ले लिया अपन ने, भाई कितने टाइप के वेलोसिटीज हो सकते हैं। तो जो पार्टिकल का वेलोसिटी इधर होगा वही इधर भी होगा, वही इधर भी होगा, ऑलमोस्ट इधर, मतलब इनके वेलोसिटीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो उसने रीजन चूज कर लिया जैसे अपन ने उसमें चूज किया था, एक बार सेंटर में ले लो, एक कॉर्नर वाला ले लो और एक इधर वाला पार्ट ले लो, तो उसके वेलोसिटी तीन टाइप के वेलोसिटी में डिवाइड कर।
The velocity possessed by maximum fraction of molecule is called most probable velocity. So velocity possessed by maximum fraction of molecule is called most probable velocity. उसको अपन कहते हैं most probable velocity. The velocity possessed by the maximum fraction of molecule, that is called most probable velocity. Right? तो ये होता है. The maximum velocity possessed by VRMS is the maximum velocity, is maximum hypothetical velocity, that is called VRMS. तो मैक्सिमम वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और इनके बीच में होता है पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी. इसको कहते हैं अपन एवरेज वेलोसिटी. तो अपन इसको लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी. So average velocity is V average is this. VAV is average velocity. एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल तो इससे पहले अपन ने लिखा था कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी अपन ने नहीं लिखा था. राइट? तो ये हो गया अपना मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी. अब अपन क्या करेंगे, अपन इनके डेरिवेशन तो अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन अपन को पता है PV इज इक्वल टू आप लिखते हो 1/3 मॉलिक्यूलर मास m into n इज मॉलिक्यूलर मास और VRMS आप लिख सकते हो ऐसे. तो मैं 3 into V को ये कैलकुलेट करके बता सकता हूं कि 3 PV upon m will be equal to VRMS का स्क्वायर. ये जो वेलोसिटी इधर लिखते हैं अपन हाइपोथेटिकल वेलोसिटी वो VRMS होता है. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं that VRMS will be equal to, और PV को RT लिख सकता हूं 3 RT by m, ऐसे भी लिख सकता हूं. PV को RT लिख सकता हूं ना, इसको PV लिख के फिर RT लिख देता हूं, उससे क्या होता है PV, या फिर अपन लिख सकते हैं 3 RT by m. तो ऐसे लिख सकता हूं VRMS. तो अपन ड्राइव करके ऐसे बता सकते हैं व्हाट विल बी द वेलोसिटीज, ऐसे अपन लिख सकते हैं. तो अपन यहां पर लिख लेंगे जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी V एवरेज और VRMS. तो VRMS जो होता है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 RT by m. वेलोसिटी टेम्परेचर पे ज्यादा डिपेंड करता है बिकॉज अपन काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, अगर टेम्परेचर की बात करेंगे तो इसलिए मोस्टली अपन टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में लिखते हैं. द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ 2 RT by m and the average velocity is under root of 8 RT by pi m. R is gas constant, m is molecular weight, and other part is known to us. तो मैं लिख सकता हूं दैट इज, अपन ने जो यहाँ पर लिखा हुआ है दैट इज फ्रॉम बॉयल्स लॉ. मैंने लिखा बॉयल्स लॉ, वी आर एबल टू राइट दैट PV will be equal to 1/3 m VRMS square. Therefore, I can write that VRMS will be equal to under root of 3 RT by m, that will be equal, ये PV by m है, मल्टीप्लाई करो m से डिवाइड करो और अंडर रूट ऑफ 3 RT by m. वैसे ही मैं लिख सकता हूँ VRMS की जगह V एवरेज लिख सकता हूँ. V एवरेज will be equal to 3 RT की जगह मैं PV भी लिख सकता हूँ, PV by pi m, या फिर मैं लिख सकता हूँ दैट इज 3 RT by pi m. ये फॉर्मूले अपन को डायरेक्टली याद हो जाना चाहिए. और V अपन लिख लेंगे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 PV by m, या फिर अपन लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2 RT by m. RT की जगह अपन PM लिख सकते हैं, कोई PV लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. इवन P और V की जगह अपन ऐसे भी लिख सकते हैं बिकॉज वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम. अगर मास को अपन मॉलिक्यूलर मास के बराबर लेंगे तो वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम कहते हैं. If m is equal to molecular weight, then the volume will be called as molar volume. If m is equal to molecular weight, then V equal to molar volume. वो एक मोल का वॉल्यूम होगा, उसको अपन molecular volume बोलते हैं. Then V will be equal to molar volume. तो आप इसको ना V m by V को क्या लिख सकते हो, D लिख सकते हो. तो m अपॉन V को D लिख सकते हो, मतलब अंडर रूट ऑफ 3P by D लिख सकते हो m by V. इधर भी आप m by V को लिख सकते हो 3PV अपॉन पाई D लिख सकते हो.
अगर डेंसिटी के फॉर्म में अपन को क्वेश्चन में गिवन है तो अपन डेंसिटी के फॉर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और डिपेंड करेगा अपन को किस फॉर्म में गिवन है। ये इक्वेशन मोस्ट ऑफ द टाइम अपन टेम्परेचर वाले यूज करेंगे, बिकॉज इसलिए मैंने उनको यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई हाउ द टेम्परेचर विल बी मेजर्ड। तो V एवरेज में विल राइट दैट 3 RT बाय M आ जाएगा। V एवरेज में अपन ने 8 RT बाय पाई करना है ना, क्योंकि ये तो 8 होता है, तो 3 कैसे आएगा, अपन ने वो लिखा हुआ है, बिल्कुल विल राइट लाइक दिस। ये अपने पास वेलोसिटीज। तो हमें ये पता चल गया कि अच्छा ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी कौन सा होता है, RMS वेलोसिटी, और मिनिमम कौन सा होता है, तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ये मिनिमम होगा। तो मैं इसको भी एक पॉइंट लिख लेते हैं, ये पॉइंट 4 कर देते हैं, इसी का पॉइंट कर देते हैं। पॉइंट नंबर 4 इज दिस, वो अपन ने लिख लिया। पॉइंट नंबर 4 में अपन ने ऐसे लिख लिया। अगर इनके रेशियो लिखना है अपन को, तो अपन रेशियो भी लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज। भाई किसी भी एक पार्ट का रेशियो ले लेते हैं, भाई इसमें 3 RT, तो RT बाय M तो सभी में है, तो रेशियो बना देते हैं। सो रेशियो ऑफ वेलोसिटीज है ना, रेशियो ऑफ वेलोसिटीज की अगर अपन बात करेंगे, तो रेशियो ऑफ वेलोसिटीज में सबसे बड़ा वेलोसिटी तो VRMS होता है, उसके बाद V एवरेज होता है, और उसके बाद अपन लिखते हैं दैट इज VM, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो ये सबसे बड़ा है, तो इसी को 1 ले लेते हैं, फिर इसको डिवाइड कर देते हैं इससे, तो कैलकुलेट कर लेते हैं कितना वैल्यू आता है। भाई दिस अपॉन दिस कितना आता है, पाई का वैल्यू अपन को पता है 3.14 होता है। वी गेट दिस वैल्यू एज, अगर हम दिस अपॉन दिस करेंगे तो वी गेट 0.921, और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो होगा वो 0.8164 आ जाएगा। तो अपन इसको इससे डिवाइड करोगे ना, अगर राइट ना, मतलब अपन ने इससे इसको डिवाइड किया तो अपन को हमारे पास ये आ गया, या डायरेक्टली अपन क्या करेंगे, एक बार इसको इससे डिवाइड कर दिया तो अपने पास ये आ गया, और एक बार इसको इससे डिवाइड किया तो अपने पास ये आ गया। वी आर एबल टू राइट द रेशियो और प्रोपोर्शंस अपन को पता है कैसे कैलकुलेट करना। दिस इज अबाउट द वेलोसिटीज। जितना मैंने आपको बताया क्वेश्चन अपन से वहीं से पूछेंगे, गलती क्या आप करोगे वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार और चेक कर लेते हैं। एक जो भी आपने मुझे अब तक बताया वो कांस्टेंट टेम्परेचर का बताया, कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ग्राफ बनाऊंगा, एरिया अंडर द ग्राफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करेगा, और राइट ना उस ग्राफ में मैं 3 रीजन को चूज किया मैंने। ये 3 रीजन्स जो मैंने चूज किए वहां डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेलोसिटीज थे। तो इधर जो वेलोसिटी था, जो सबसे कम वेलोसिटी होता है उसको आपने मोस्ट प्रोबेबल कहा, और जो बहुत ज्यादा होता है एक्सेप्शनली ज्यादा उसको हाइपोथेटिकल वेलोसिटी, जिसको आप RMS वेलोसिटी बोल रहे हो, और दोनों के बीच में एक हमने एवरेज लेके एवरेज वेलोसिटी बताया। अपन इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे अब तुम लोग 11th क्लास में हो, एक असम्पशन ले लेते हैं अपन, जैसे अपन एक एग्जांपल लेके ऐसे बता देंगे। सपोज अपने पास गिवन है ना, कि अपन कहेंगे हमारे पास ना 10th क्लास के स्टूडेंट है, अपने अज्यूम कर लिया कि हमारे पास 10th क्लास के स्टूडेंट है, ठीक है। अगर अपने पास 10th क्लास का स्टूडेंट है तो अपन कहेंगे उन स्टूडेंट को, अगर क्लास में अपन देखेंगे ना 10th क्लास में, तो अपन कहेंगे उन स्टूडेंट का जो हाइट होगा ऑलमोस्ट एक जैसा होगा, तो सबका हाइट जो होता है वो ऑलमोस्ट एक जैसा दिखता है, लेकिन सबका हाइट एक जैसा होता नहीं है। और लेकिन एवरेज अगर वही आप कंपेयर करोगे 8th क्लास के स्टूडेंट से, तो आपको लगेगा नहीं 8th क्लास के, अपन कई बार अंदाजा भी लगाते हैं वो 8th क्लास के बच्चे होंगे थोड़े छोटे। अपन क्या करेंगे, जब 10th क्लास के स्टूडेंट के क्लास को देखेंगे ना, तो अपन को लगेगा ऐसे बहुत कम स्टूडेंट हैं जिनकी हाइट बहुत ज्यादा है, जिनकी हाइट बहुत ज्यादा है। ऐसे बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जिनकी हाइट बहुत कम होती है। तो अगर अपन चेक करेंगे तो मैक्सिमम स्टूडेंट की हाइट एक जैसी होती है। अपन अज्यूम कर लेते हैं एक एग्जांपल लेने के लिए, कि मान लो मेरे पास 100 स्टूडेंट थे 10th क्लास के। मैंने आपसे कहा कि मेरे पास 10 स्टूडेंट ऐसे थे जिनकी
इंचेस ऐसे ले लेते हैं, तो मोस्ट ऐसा नहीं लगता अरे ये तो बहुत छोटा है, मुश्किल से शायद एक आध मिल जाए, ऐसा होता भी नहीं है, लेकिन उसके हाइट को, उतने पार्ट को अपन निगलेक्ट कर सकते हैं, वो इस तरह वाला पार्ट है। राइट। अब अगर मान लो मैंने तुमसे कहा कि ये स्टूडेंट, मान लो यही स्टूडेंट, अब मैं ये फॉर्मूला हटा रहा हूं, फॉर्मूला अपन को पता है। अब अगर मान लो इन्हीं स्टूडेंट को 10th से 11th में जाते हैं, अगर मान लो यही स्टूडेंट 10th से 11th में जाते हैं, तो तुम देखोगे सबकी हाइट बढ़ी, सबकी हाइट बढ़ी। ऐसे नहीं होता कि मतलब हाइट किसी की नहीं बढ़ी, जिनकी हाइट कम, कभी कभी ऐसे होता है जो बहुत छोटा दिख रहा था वो 11th में कुछ ज्यादा ही बड़ा दिखने लगा, तो हाइट सबकी बढ़ेगी। तो जो मोस्ट प्रोबेबल फ्रैक्शन था ना, लेकिन फ्रैक्शन कम हो जाता है, मतलब जिनकी हाइट पहले से बहुत ज्यादा थी उनकी ज्यादा नहीं बढ़ती, बहुत नॉमिनल। लेकिन एकदम से बहुत ज्यादा हाइट वाले बच्चे जो 90 थे, उनमें से बहुत ज्यादा हाइट वाले बच्चे उतने नहीं होते, पहले जो 10:90 का रेशियो था, वो रेशियो थोड़ा कम हो जाएगा। तो अपन कहेंगे अच्छा आप ये बोल रहे हैं कि अगर मैं गैसियस सैंपल का ये टेम्परेचर T1 पे ग्राफ है, तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से मेरा ग्राफ ऐसे हो जाएगा, वो ग्राफ थोड़ा ऐसे। तो अपन ये बोल रहे हैं अच्छा इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ाने से सभी हाइट बढ़ेगी, ये भी है भाई। जो मैक्सिमम इधर होता ना हाइट, मैक्सिमम मैक्सिमम पॉइंट पे जो होता है उसी को कहते हैं अपन मोस्ट प्रोबेबल हाइट। ये आपका मोस्ट प्रोबेबल हाइट, तो ये आपका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हो गया, ये आपका आरएमएस हो गया, वी आरएमएस हो गया। मैंने टेम्परेचर बढ़ाया है T2 इज ग्रेटर देन T। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोस्ट प्रोबेबल हाइट आ गया, अपने पास एवरेज हाइट भी आ गया, इसको डैश करिए। तो इस ग्राफ को देख के मैं ये बोल सकता हूं कि पहले मोस्ट प्रोबेबल हाइट ये था, अब ये है। पहले एवरेज वेलोसिटी ये थी, अब एवरेज वेलोसिटी ये है। पहले आरएमएस ये थी, अब आरएमएस वेलोसिटी ये है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, अपन को पता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सभी टाइप के वेलोसिटीज बढ़ते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी बढ़ेगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सभी टाइप का वेलोसिटीज बढ़ता है, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटीज, ये फ्रैक्शन भी है। फ्रैक्शन ऑफ मोस्ट प्रोबेबल था, ये अब फ्रैक्शन ऑफ एफ डैश एमपी लिख लेता हूं इसको। मतलब फ्रैक्शन कम हो जाएगा लेकिन वेलोसिटीज बढ़ जाएंगे। तो जब स्टूडेंट 10th से 11th में जाएंगे तो सभी की हाइट बढ़ेगी, हाइट सभी की बढ़ेगी। ऐसे नहीं होता कि मतलब किसी की हाइट नहीं बढ़ी, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो मैक्सिमम हाइट अपना 10th क्लास में रीच कर चुके होते हैं, उनकी हाइट में ज्यादा चेंज नहीं आता। लेकिन जिनकी हाइट कम थी वो अब ज्यादा हाइट की तरफ शिफ्ट होगा, जिनकी वेलोसिटी काफी कम थी, टेम्परेचर बढ़ाने से वो ज्यादा वेलोसिटी की तरफ शिफ्ट हो गए। तो टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने से वेलोसिटी बढ़ेगा। तो इट इज नॉट दैट कि टेम्परेचर बढ़ाने से किसी एक टाइप की वेलोसिटी बढ़ेगी, सारे ही टाइप के वेलोसिटी बढ़ेगी, चाहे वो मोस्ट प्रोबेबल हो या एवरेज हो या आरएमएस हो। लेकिन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटीज, जैसे पहले एवरेज यहां था, अब एवरेज थोड़ा कम है, तो अपन ये पॉइंट में लिख देते हैं, पॉइंट नंबर 5 4 अपना वो था, अपन यहाँ पर लिख लेते हैं 5th पॉइंट में। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर,
ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जो मैं बोल रहा हूं वो मैं लिख देता हूं यहां पर, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर all type of velocity increases, all type of velocities increases. On increasing the temperature, all type of velocity increases, but the fraction of molecules with a different type of velocity, with different type of velocity decreases. तो पहले फ्रैक्शन ये था, अब टेम्परेचर बढ़ाने से फ्रैक्शन कम हो गया, तो सभी का फ्रैक्शन कम, डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज। तो अपन इसको भी ऐसे बताएंगे कि भाई पहले हमारे पास ऐसे था आरएमएस, अब आरएमएस इधर आ गया, तो पहले इधर था होना चाहिए था, अब लेकिन आरएमएस अपना इधर आ गया होना चाहिए, क्योंकि भाई कहीं एक जगह अगर एडजस्टमेंट होगा तो बाकी जगह सब जगह एडजस्टमेंट होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वेलोसिटी तो बढ़ेंगे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, लेकिन फ्रैक्शन कम हो जाता है। जो मैंने आपको बताया यही गैसेस सैंपल में होता है, यही प्रैक्टिकली जो उस सैंपल में हो रहा होगा वो मैंने आपको समझा दिया। एग्जैक्टली अपन से इसी टाइप से इन्हीं 4-5 पॉइंट्स में से क्वेश्चन पूछते हैं। आप अगर गलती करोगे तो फिर वही गलती यूनिट्स में और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने में गलती करोगे, पर रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें वो सेम रहेगा हमेशा। आप टेम्परेचर कोई भी रखो, उस रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सभी के लिए एक जैसा टेम्परेचर हो जाएगा ना, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूले में ही दिख रहा है। जब आप इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करोगे तो टी कैंसिल, आर टी अपॉन एम तो कैंसिल हो गया, राइट? सो आर टी अपॉन एम तो कैंसिल हो जाएगा। अब जो न्यूमेरिकल्स अपन से पूछेंगे ये थ्योरेटिकल पार्ट है, जो मैंने आपको बताया, इसके अलावा अपन से कुछ नहीं पूछने वाले। अपन से जो पूछेंगे, जहां तुम गलती करोगे वो गलती होगी आपकी यूनिट्स और वैल्यू सब्स्टिट्यूशन। अपन एक बार यूनिट्स की बात, तो अपन किसी एक फॉर्मूले से देख लेते हैं, क्योंकि सभी जगह यूनिट अपन को वैसे ही लेना है। तो मैं आरएमएस वेलोसिटी एमकेएस यूनिट की बात करते हैं, क्योंकि अपन कैलकुलेशन एमकेएस यूनिट में करेंगे, तो 3RT/m करेंगे। वी आर डीलिंग विद द वेलोसिटी, मतलब काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी से डील करूंगा तो मैं इसको एमकेएस वैल्यू जूल्स होता है, सो 8.314 इनटू जूल्स पर मोल पर केल्विन, ये वैल्यू हो जाएगी। और टी वो तो केल्विन में होगा, और डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास क्या करना पड़ेगा अपन को, मॉलिक्यूलर मास अपन को मोल्स पर केजी लेना पड़ेगा, केजी में लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा। तो अपने पास क्या बचेगा, अब ये तो वैल्यूज है ना, अपन को बस यूनिट का ध्यान रखना है, यूनिट जूल्स पर केजी हो जाएगा। अब जूल्स तो एनर्जी है, एनर्जी को मास में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे अपन, एनर्जी को अगर मास में कन्वर्ट करना है तो अपन को पता है जूल्स तो एनर्जी हो गया ना, मास तो केजी में होगा, तो अपन लिखेंगे भाई मास में अगर कन्वर्ट करना है तो केजी होगा, और मीटर स्क्वायर होगा पर सेकेंड स्क्वायर, डिवाइडेड बाय केजी होगा, तो केजी तो कैंसिल हो गया। एनर्जी को अगर कन्वर्ट करना है तो अपन ऐसे कैलकुलेट करके और बता देंगे भाई ये क्या आ जाएगा, रूट है तो मीटर पर सेकेंड आ गया। तो इसका मतलब है जो मॉलिक्यूलर मास अपन लेंगे, अब ये सब आपको पता है ऑलरेडी, जूल्स कैसे होता है अपन को पता है, एनर्जी इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ये अगर जूल्स में होगा तो ये केजी में होगा, और ये मीटर पर सेकेंड होगा, तो वो सब आपको पता है, एनर्जी को, मास को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करना है, वो सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको, उतने फॉर्मूले तो आपने पढ़ रखे हैं सारे,
राइट ना, तो अपन बता सकते हैं। तो कैसे अपन ने वो लिखा अपन को पता है। तो मीटर पर सेकंड अपने पास आ गया। इसका मतलब है यहाँ पर वैल्यूज जो भी मॉलिक्यूलर मास लोगे वो केजी में लोगे। आर का वैल्यू हमेशा 8.314 लेना है और टी हमेशा केल्विन में लेना है। टी को डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक बार मैं पीवी को ले लेता हूँ। पीवी अपॉन एम ले लेता हूँ। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अंडर रूट ले लेते हैं। प्रेशर को अपन लेना है तो 3 इंटू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लो, एमकेएस ले लो। वॉल्यूम को मीटर क्यूब में ले लो और ये मॉलिक्यूलर मास है, इसको केजी में लेना पड़ेगा, केजी पर मोल। यहाँ भी अपन प्रेशर को लेंगे तो 1 मोल गैस के लिए ले रहे हैं अपन, तो अपन ऐसे बता सकते। इसको क्या करें अपन, अपने पास बचा न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय केजी। 3 रहेगा, कांस्टेंट है, जैसे अपन ने यहाँ पर लिख दिया था। न्यूटन अपने पास मीटर हो गया, तो अब न्यूटन मीटर को केजी में कन्वर्ट करो ना। कैसे कन्वर्ट करेंगे? न्यूटन तो फोर्स होता है, फोर्स इनटू लेंथ, ऐसे हो गया वर्क डन। तो उसको अपन कन्वर्ट करेंगे तो अगेन वी गेट दैट लाइक दिस, है ना। तो अपन लिखेंगे दैट इज जो अपने पास गिवन है, न्यूटन अपने पास कितना है, ये पर मीटर था, ये पर मीटर क्यूब होगा ना, नहीं वॉल्यूम था तो मीटर क्यूब में आएगा। तो इधर से कैंसिल हुआ, 1 मीटर बच गया था अपने पास, तो अपन लिख लेते हैं इसको। अपने पास बचा क्या, ये न्यूटन पर मीटर ना, तो आगे ना अपने पास मीटर पर सेकंड, ये ना। मतलब आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि भाई हमें ये 1 न्यूटन, ये भी आपको पता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 पास्कल। पास्कल इज एमकेएस यूनिट या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज एमकेएस यूनिट। तो आपको यूनिट का ध्यान रखना है। अगर आप यूनिट सही रखते हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे कैलकुलेशन आपके करेक्ट होंगे, कोई भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। बाकी तो अपन को फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे। 3 फॉर्मूले आप याद कर लो। दैट इज VRMS कितना होता है, अंडर रूट ऑफ 3RT बाई एम। एवरेज कितना होता है, दैट इज अंडर रूट ऑफ 8RT बाई पाई एम। और मोस्ट प्रोबेबल कितना होता है, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2RT बाई एम। ये होता है। ये तो आप डेरिवेशन भी कर सकते हो। कैसे, अपन को पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, 3/2RT। तो मैं इसकी जगह 3RT की जगह ऐसे भी लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय, ऐसे भी लिख सकता हूँ। बिकॉज वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2RT, तो 3RT को मैं ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूँ। तो जो हमने ये डेरिवेशन किया था, PV इज इक्वल टू 1/3m, जो यहाँ पर वेलोसिटी यूज करते हैं ना अपन, वो VRMS होता है। तो अपन को पता रहेगा कि 3PV अपॉन m इज इक्वल टू VRMS। तो रूट लेंगे तो VRMS, तो PV को अपन क्या लिख सकते हैं, RT। तो अपन को पता रहेगा कि RMS वेलोसिटी हमेशा 3RT बाई m होता है। तो थोड़ा याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप फॉर्मूले याद कर सकते हो तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। अब इसमें मान लो अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो मैं 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। मान लो मुझे गिवन है और मुझसे कहा गया कैलकुलेट द RMS वेलोसिटी ऑफ O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 300 केल्विन ले लेता हूं। मुझे टेम्परेचर केल्विन में गिवन है, मान लो 27 भी गिवन होता तो भी 300 ही लिखेंगे, वी नो दैट। तो आरएमएस पूछा है तो मैं सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन सब फॉर्मूला बेस्ड होंगे। वो 5 सेंटेंसेस जो मैंने आपको बताए थे उन्हीं से ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे। 3RT by m, 3 into 8.314, ये जूल्स हो गया। टेम्परेचर 27 प्लस 273, 300 हो गया। मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 कितना होता है, 32। बस अपन यही गलती कर सकते हैं भाई, ये एमकेएस था तो ये भी एमकेएस में होना चाहिए। 32 ग्राम्स होता है और हमें लेना है किसमें, केजी। मैंने आपको पहले ही कहा था वो केजी में लेना पड़ेगा। तो ये वाला जो कैलकुलेशन है, ये वाला पार्ट जो है ना, वो मैक्सिमम स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, वो नहीं करना, आपका आंसर हमेशा आएगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं दैट इज
24.65 इन दोनों का प्रोडक्ट, और मल्टीप्लाई बाय 300 कर लेते हैं अपन, और इसको 10 की पावर 3 करेंगे तो 10 की पावर 3 भी आ जाएगा इधर, और डिवाइड बाय करूंगा 32, ये 25 इंटू 3 75 कर लेता हूँ, ये ऑलमोस्ट 25 है ना, तो 75 इंटू 3 कर देता हूँ, और मल्टीप्लाई बाय ये कर लेता हूँ 10 की पावर, इसको 3 करके ये 10 की पावर 5 कर लेगा, और डिवाइड बाय 32 कर, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। 75 इंटू 3 का मतलब है 225, 225 को डिवाइड करता हूँ 32 से, थोड़ा कैलकुलेशन हो जाए। इसको अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो 4 से कर लेते हैं, तो 4 5 जा 20, और अपन ऐसे कर लेते हैं 32 ना, हाँ ठीक है 4 से ही कर लेते हैं, ये मीटर पर सेकंड है, तो 4 5 जा 20, और ये 22 था तो फिर अपने पास 2 आ गया, और ये तो 4 से तो 8 आएगा, तो 4 5 जा 20 और 25 आया, तो 4 6 जा 24, 1 आया, तो पॉइंट लिखूंगा 2 2 इस टाइप से आया मेरे पास। एक बार और 4 से कर लेते हैं, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, और 4 1 4 पॉइंट अपन लिखेंगे 22 ना, तो 4 5 जा 20, और फिर 2 तो 5 5 आएगा, तो ये भी अपन कर लेते हैं 7 जा 14, और फिर उसके बाद इसको ऐसे कर देते हैं भाई, मतलब 32 से भी जा रहा था, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं था अपन को, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन को अपन गड़बड़ ना करें इसलिए। हाँ, तो 7 जा 14 2 जा ये अपने पास आया 7 पॉइंट ये 5 आया अपने पास, तो ठीक है भाई अपने पास आया, ये कैलकुलेशन अपन को पता है कितना आया अपने पास, ये रूट था अपने पास आया 72 कर लेते हैं 0.75 इंटू 10 के पावर 4 कर दिया, ये आया मेरे पास। तो 72 को अगर मुझे कैलकुलेट करना है, ये तो 10 की पावर 2 हो जाएगा, और 72 लेना है अगर मुझे, तो 8 8 जा 64, और 8 9 9 जा 81, तो 81 और 64, तो 81 और 64 15, तो 64 प्लस 7 8.6, तो यहाँ पर मेरे पास आएगा 8.6, तो 8.6 इंटू 10 के पावर 10, मतलब 8860 मीटर पर सेकंड, ये लो भाई बना, ये बना, कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा। 25 इंटू 3, अच्छा 75 को एक बार और 3 बार, ओके, पर ने 25 इंटू 3 कर दिया ना, जबकि ये 25 है, पर ने उसको 75 कर दिया, कैलकुलेशन में बिल्कुल गड़बड़ हो गई, तो ये 3 से डिवाइड कर लूंगा, ये 3 से डिवाइड कर लूंगा, है ना, ये 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास, फिर इसमें ही चेक कर लेते हैं अपन 3 से डिवाइड करके, तो 72 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 2 जा 6 4 जा 12 2 जा 6 5 जा 50, हाँ तो ये 5 इंटू इसका रूट लूंगा तो 4.8 आ रहा है मेरे पास, 10 की पावर माइनस 10 की पावर 2 480 के आसपास आ रहा है मेरे पास, लो भाई आंसर आ गया, कैलकुलेशन का ध्यान रखना, ये 25 इंटू 3 करेंगे ना, थोड़ा कम आएगा ना ऐसे, तो 480 मीटर पर सेकंड के आसपास हो गया, मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था ना, जबकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी 3 था 75, तो अपन ने ये आंसर लिख लिया, तो आप थोड़ा सा कैलकुलेशन में चेक कर लेना, और उसके बाद आप कैलकुलेट करके अपना कैलकुलेशन बता सकते हो, मैंने वैल्यूज आपको सब्स्टिट्यूट करके बता दिया, सबको समझ में आया, ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, मैं एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे राइट ना कैलकुलेट करके दिखाना, लिखो द RMS velocity of the RMS velocity of the RMS velocity of, ठीक है ना, उसको पहले 3 को हटा दिया, the RMS velocity of oxygen at 27 degrees centigrade is 480 meter per second. Calculate its RMS velocity at, calculate its RMS velocity at RMS velocity at
50 degree centigrade. Calculate its RMS velocity at 353 degree centigrade. 53 degree centigrade. Bus. The RMS velocity of O2 is 480 at 27 degree centigrade. Calculate its RMS velocity at 53 degree centigrade. ये अपना क्वेश्चन। बताओ भाई क्या करें तो? ये तो और भी ज्यादा इजी क्वेश्चन हो जाएगा। इक्वेट कर देते हैं ना अपन को, मतलब ये रेशियो ले लेते हैं, तो ये अपन को गिवन था 480, ये अपन को बताना है कितना होगा। ये तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब अपने पास सीधा सीधा बन गया ऐसे। Velocity VRMS at 27 degree centigrade divided by VRMS at 53 degree centigrade will be equal to under root of T1 upon T2, T53। तो ये तो 480 गिवन था मुझे, ये मुझे कैलकुलेट करके बताना है। दैट विल बी इक्वल टू, ये तो 300 है और 273 में 53 ऐड कर लेते हैं तो ये 6 हो जाएगा और 5 ना, तो 2 आ गया, 1326 आ गया। लो या थोड़ा देर, ये थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब कैलकुलेशन तो थोड़ा इसमें करना ही पड़ेगा, यूनिट्स का ध्यान रखना है और कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, यूनिट गड़बड़ ना हो बस। तो कैलकुलेशन तो थोड़ा करना पड़ेगा तो इसलिए वो रेशियो वगैरह से कैलकुलेशन वगैरह वो सब कैंसिल करके वो पूछ लेंगे अपन से क्या होगा डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटीज। देखो भाई कितना आया आंसर। हाँ बिल्कुल, ऐसे हार्ड कैलकुलेशन आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे। इवन अगर एडवांस वगैरह होगा तो उसमें तो डेसिमल के सेकंड प्लेस तक आता है, ऑप्शन भी गिवन होता है डेसिमल के सेकंड प्लेस तक एग्जैक्ट वैल्यू लिखने के लिए। उतना हार्ड कैलकुलेशन होगा नहीं, वो लग रहा है हार्ड कैलकुलेशन। वो कैलकुलेशन एक तरीके से 12/13 हो गया, 25 से डिवाइड करो ना, 12/13 के आसपास आएगा। 12/13 का मतलब क्या होगा? 0.9 कुछ आएगा। कैलकुलेट कर लो। आया ये वाली? पाँच सौ के आसपास सही है। आप थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाओगे, मैं थोड़ा सा वेलोसिटी बढ़ा दूंगा, ठीक है, 500 के आसपास आंसर आएगा, सही है। 500.3 वो सारे ऑप्शंस में अपन को देखने होते हैं कि भाई आपने टेम्परेचर बढ़ाया, मुझे वेलोसिटी बढ़ानी है,
अब मान लो अपन को ऐसे गिवन ही होता पहले से, भाई ऑप्शन ही अपन को ऐसे गिवन है, एक गिवन है सपोज 460, तो ये वाला ऑप्शन तो भूल ही जाऊंगा, आपने वेलोसिटी बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया, वेलोसिटी बढ़नी चाहिए। पर एक गिवन है अपन को ऐसे 500, एक गिवन है मुझे 550, एक गिवन है मुझे 600। हाँ, तो इन तीन में से एक ऑप्शन है, ये अपन को बताता है, एक ऑप्शन तो हटा ही देंगे। अब इन तीन में से कौन सा ऑप्शन होगा, तो इससे तो ज्यादा ही होगा ना, तो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब इन दोनों में कहीं अपना ऑप्शन होगा। तो इतना ज्यादा डिफरेंस है कि अपन राउंड ऑफ करके फटाफट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि भाई ये 12/13 ना, 1225 इंटू 12 300 होता है, तो 325 होता है 30। अब उसको डेसिमल में डिवाइड कर लेता है, क्योंकि 12/13 को कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा ना। अब उसको थोड़ा सा फिर रूट ले लेता है ना, तो बता देंगे अपन कितना आएगा भाई। कर लेंगे कैलकुलेशन, या मैं करके दिखाऊं कैलकुलेशन। तो इस टाइप से अपन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप शीट में क्वेश्चंस गिवन है, अपन शीट से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आपके पास शीट भी है। कुछ कुछ क्वेश्चंस तो अपन शीट से ही कर सकते हैं, आपके पास गिवन है ना शीट, तो मतलब क्लास में भी अपन शीट से क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। क्लास में भी अपन शीट से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो उसमें एक फायदा होगा आपका, मतलब क्वेश्चन भी सॉल्व होता रहेगा। द आंसर ऑफ दिस इज 500.3 है, इसका आंसर अपने पास 500.3 आ रहा है मीटर पर सेकंड। दिस इज अबाउट योर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब इसमें थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट भी होता है, दैट इज एनालिसिस ऑफ गैसेस। तो उसको अपन कहते हैं, एनालिसिस ऑफ गैसेस को अपन कहते हैं इडियोमेट्री। जैसे कैलोरीमेट्री होता है, तो एनालिसिस ऑफ हीट। जैसे कैलोरीमेट्री होता है, एनालिसिस ऑफ हीट। थर्मोमेट्री होता है, एनालिसिस ऑफ टेम्परेचर। वैसे ही इडियोमेट्री होता है, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस ऑफ गैसेस। एनालिसिस ऑफ गैसेस, इसका इंपॉर्टेंस ये होगा टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ गैसेस। अपन उसे कंपोजिशन भी लिख सकते हैं, कंपोजिशन ऑफ गैसेस इन द मिक्सचर इन गिवन मिक्सचर। एक तो ये हो जाता है कंपोजिशन के लिए, मोस्टली क्वेश्चन अपन को इसी पे मिलेंगे। दूसरा हो जाता है कि भाई टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अननोन गैसेस। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अननोन गैसेस, इसके लिए भी अपन यूज करते हैं उसको, ठीक है ना। तो ना सभी क्लासेस में ऐसे इरिटेट करते हैं, ठीक है, क्रो वगैरह ना, उनको भगाना पड़ता है। कभी कभी लगता है कहाँ गांव में रहते हैं ना, निरुली वगैरह गांव ही है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे ना, टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अननोन गैसेस, अपन ऐसे बता। अब इडियोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपन को सर्टेन रूल्स फॉलो करने हैं, तो अपन क्या करेंगे, द रूल्स टू बी फॉलो। तो अपन कहेंगे देखो भाई, ऑल कैलकुलेशंस ऑफ गैसेस is at constant temperature and pressure. अगर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर होगा तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। सो फॉलो एवोगैड्रोस लॉ। अपन एवोगैड्रोस लॉ फॉलो करेंगे।
presence of gases in a mixture can be calculated by use of absorbent. तो अपन को लिखेगा कि कौन सा एब्जॉर्बेंट यूज किया तो मैं गैस का पता चल जाएगा कि कौन सा गैस प्रेजेंट है। जैसे मैं एब्जॉर्बेंट फॉर एग्जांपल लिख रहा हूं, O2 is absorbed by alkaline pyrogenol। अगर आपने एल्कलाइन पैराग्लाल ऐड किया है मतलब वहां ऑप्शन था, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा। O3 टर्पेंटाइन ऐड, CO2 या SO2 या SO3, these are acidic gases by bases ना, KOH और NaOH। Basic gases by acids, by acids, H2SO4। अगर कोई क्लोरीन वगैरह है तो अपन वाटर से एब्जॉर्ब कर पा सकते। कार्बन मोनोऑक्साइड है तो विल राइट दैट कॉपर, CuCl। अल्कलाइन H2 है तो प्लैटिनम या पैलेडियम ले सकते हैं, और NO वगैरह है तो FeSO4 से ले सकते हैं। इस टाइप के एब्सॉर्बेंट्स अपन को पता होना चाहिए। इसको अपन सोडा भी बोलते हैं और ये पोटैश भी बोलते हैं, इसको KOH को पोटैश बोलते हैं। ठीक है, तो अपन को एब्सॉर्बेंट से पता चल जाएगा। गैस एयर इज कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर ऑफ mixture of 21% of O2 and 79% of N2। मतलब इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। N2 is a inert gas। अगर N2 है तो N2 को अपन inert gas जैसे अस्यूम करेंगे। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज ऑलवेज नेग्लेक्टेड, क्योंकि हम गैसेस की स्टडी बंद कर रहे हैं। अगर लिक्विड्स वगैरह बनते भी तो अपन नेग्लेक्ट कर लेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज ऑलवेज नेग्लेक्टेड। लाइक दैट वी कैन राइट। अब कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर तो ठीक है, विल राइट दैट, वो काफी 10th क्लास वगैरह में भी थोड़े बहुत कैलकुलेशंस होते हैं। एंड टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अननोन गैसेस, तो उसके लिए भी अपन थोड़ा सा पढ़ लेंगे। कुछ मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूं आपको। एग्जांपल फॉर कंपोजिशन ऑफ गैसेस जैसे एक कंपोजिशन मेरे पास ऐसे गिवन है, यहां पर CO2 गैस है और O2 गैस है, 100 है। टोटल वॉल्यूम इज 100 है। टोटल वॉल्यूम अपन को 100 है। अब मैंने आपसे कहा कि इसमें ना वॉल्यूम डिक्रीजेस टू 40 ml ऑन एडिंग KOH। तो अपन क्या करेंगे भाई, KOH तो बेस होता है, वो CO2 को एब्जॉर्ब कर ले। KOH तो बेस होता है, वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अगर वो CO2 को एब्जॉर्ब करेगा तो अपन क्या बताएंगे भाई, ठीक है, इसका मतलब है वॉल्यूम डिक्रीजेस टू, मतलब 100 से 40 हो गया, तो एब्जॉर्ब कितना हुआ। ये तो टर्पेंटाइन ऑयल है ना,
वो आपको याद होगा ना, वो जब जो अपन पेंट लेके आते हैं मार्केट से तो उसमें कुछ लिक्विड बनाते हैं, फिर डिजोल्व करके उस पर पेंटिंग करते हैं, वही तो होता है टर्पेंटाइन। तो इसमें अपन वॉल्यूम कितना हो गया, 40 ml हो गया, मतलब इसको ऐड करने से 40 हो गया, तो उसने CO2 ऑब्जर्व किया होगा, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 60 ml, कितना बच गया 40, और वो क्या रहा होगा O2, ये 40। तो ऐसे अपन को कंपोजिशन पता चल जाते हैं इनको यूज करने से। अगर कोई गैसियस मिक्सचर अपन को गिवन है और इनको यूज करते हैं अपन, तो वो गैसियस मिक्सचर में अपन को पता चल जाएगा कि कौन से गैसेस प्रेजेंट है। एक तो इस टाइप से कंपोजिशन अपन बता सकते हैं। दूसरा अपन को ऐसे भी बता, एक एग्जांपल ये है, दूसरा एग्जांपल अपन ऐसे मान लेते हैं, मेरे पास एक ओजोन और ऑक्सीजन दोनों ही है। दिस मिक्सचर इज कॉल्ड ओजोनाइड ऑक्सीजन, मिक्सचर इज कॉल्ड ओजोनाइड ऑक्सीजन बोलते हैं। दिस मिक्सचर इज कॉल्ड ओजोनाइड ऑक्सीजन, मतलब इसमें ओजोन भी है और ऑक्सीजन। मुझे गिवन है टोटल वॉल्यूम इज 100 ml, on adding turpentine oil, volume becomes decreases by 40 ml, ये मुझे गिवन है। तो अपन से कहा गया कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम, द इंक्रीज इन वॉल्यूम when the sample is heated। ठीक है भाई, अब इस डाटा से मुझे एक बात तो पता चल गया, इस डाटा से कि जब मैंने इसमें टर्पेंटाइन ऑयल ऐड किया तो ओजोन एब्जॉर्ब हो गया होगा। वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय 40 ml लिखा है, 240 ml नहीं है, दोनों में डिफरेंस होता है। डिक्रीजेस बाय 40 ml मतलब 100 से 40 ml डिक्रीज हुआ, तो इसका मतलब जो टर्पेंटाइन ऑयल ने इसको ऑब्जॉर्ब किया होगा वो 40 ml ऑब्जॉर्ब किया, और डिक्रीजेस बाय 40 ml मतलब ये 60 ml था। O3 40 ml है एंड O2 60 ml। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई, एक बात है इसमें कि ओजोन और ऑक्सीजन दोनों ही प्रेजेंट है अपने पास, तो मैं एक बात पता है कि ये इक्विलिब्रियम ऐसे रहा होगा, ये इक्विलिब्रियम ऐसे बना सकता है और ये इक्विलिब्रियम ऐसे भी बना सकता है। अगर ये इसमें कन्वर्ट होगा, मतलब ओजोन जो भी इसमें कन्वर्ट होगा तो ये 2-3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे बैलेंस हो जाएगा, और अगर ये इसमें कन्वर्ट होगा तो इसका 3 इसका 2 बन जाएगा। ये इक्वेशन में अपन को साफ साफ दिख रहा है, इसका 2 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब वॉल्यूम बन रहा है, बढ़ रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मैं ओजोन को O2 में कन्वर्ट कर दूंगा, और अगर आपको वॉल्यूम डिक्रीज करना है तो आप O2 जो भी आपके पास प्रेजेंट है उसको भी ओजोन में कन्वर्ट कर दो, तो वॉल्यूम डिक्रीजेस। तो इसका 3 ml इसका 2 ml बना रहा है, इसका 2 ml इसका 3 ml बना रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। अपन को क्वेश्चन में क्या पूछा, ये देखते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज करना है। अच्छा, तो इसका मतलब ओजोन को भी O2 में कन्वर्ट कर देता, तो O2 कितना था मेरे पास 60, ओजोन कितना था 40, है ना। तो मैं क्या करूं, अच्छा तो वॉल्यूम बढ़ाना है मुझे, अच्छा वॉल्यूम बढ़ाना है, तो इसका मतलब है O3 जितना भी O3 है मेरे पास मैं O2 में कन्वर्ट कर दूंगा टू इंक्रीज द वॉल्यूम।
volume, convert the O3 into volume of O3 into O2. ठीक है, तो O3 कितना प्रेजेंट था अपने पास, तो ये O3 है, इसको कन्वर्ट कर देते हैं O2। तो इसका 2 और इसका 3 ये अपन को गिवन था, मतलब अपन इक्विलिब्रियम में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका 1 वॉल्यूम इसका 3/2 वॉल्यूम बनाता है, ये अपन को गिवन। तो इसका कितना वॉल्यूम है अपने पास, 40 वॉल्यूम। इसका 40 वॉल्यूम इसका कितना वॉल्यूम बनाएगा, 3/2 इंटू 40, दैट इज इक्वल टू 60 बना देगा। तो अपन क्या करेंगे, अच्छा इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ O2 बिकम्स, कितना हो गया वॉल्यूम ऑफ O2, दैट विल बी इक्वल टू, पहले से कितना था 60 और कितना बढ़ गया 60, इट बिकम्स 120 ml। देयरफॉर आई कैन से दैट पहले इनिशियल सैंपल आपका कितना था, टोटल वॉल्यूम था 100 ml, और आफ्टर दैट रिएक्शन टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 120, देयरफॉर इंक्रीज इन वॉल्यूम। लो भाई 20 ml का तो ऐसे अपन वॉल्यूम को इंक्रीज बता दें, दैट इज हाउ द वॉल्यूम इंक्रीज। तो इस टाइप के कंपोजिशन के क्वेश्चंस, इस टाइप से एड्सॉर्बेंट्स अपन को वॉल्यूम बता देंगे, हमें थोड़ा बहुत केमिकल रिएक्शंस आना चाहिए बस। आपको अगर थोड़ा बहुत भी केमिकल रिएक्शन अपन को आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब जैसे मान लेते हैं अपन की एक, ये तो था कि भाई कंपोजिशन कैसे पता चलता है। अब अगर मान लो मुझे एक एग्जांपल लेना है जिसमें आप लिखोगे फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अननोन गैसेस, कुछ ऐसे एक क्वेश्चन के अपन कहेंगे मेरे पास एक अननोन गैस है और ये हाइड्रोकार्बन गैस था, इसका मैंने कंपोजिशन, इसका मैंने कंबशन किया, जितना कार्बन होता है उतना CO2 बनता है, ये अपन को पता है, और जितना ये होगा उतना Y/2H2 होता है, ये अपन को बैलेंस कर देते हैं। तो इधर 2x है, इधर Y/2 है, तो ये x प्लस Y/4 से बैलेंस होता है। ये लो भाई आपका रिएक्शन तो बैलेंस हो गया, जैसे अपन बैलेंस करते हैं, रिएक्शन मैंने बैलेंस कर दिया। अब ये बैलेंसिंग ऐसे कैसे आ गया, तो अपन को पता है भाई, अगर पहले अपन ने काफी पढ़े हुए हैं सब, कि मान लो मेरे पास C2H6 है और इसको ऑक्सीजन के साथ कंबशन करना है, तो अपन क्या करते हैं, जितना कार्बन है उतना CO2 बना देते हैं, और जितना हाइड्रोजन है उसका आधा अपन बना देते हैं, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, 3 2 6 हो गया। O2 एंड O3 वॉल्यूम तो मैंने दिए थोड़ी थे, कैलकुलेट किए थे, वो बताया था ना कि टर्पेंटाइन ऑयल ऐड करने से क्या हो जाता है, वो तो अपन ने कैलकुलेट किए थे, वो टर्पेंटाइन ऑयल ऐड किया था ना, तो बताया था ना कि उसने कहा था ना कि टर्पेंटाइन ऑयल ऐड करने से वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय 40 ml, तो टोटल 100 में से डिक्रीजेस बाय 40 ml, इसका मतलब टर्पेंटाइन ऑयल ने तो क्या किया था, 40 ml ऑफ O3 एब्जॉर्ब कर लिया था, तो उससे टर्पेंटाइन ऑयल यूज किया था ना, गिवन थोड़ी था, टोटल वॉल्यूम गिवन था क्वेश्चन। तो इसको अपन बैलेंस कैसे करते हैं, वी नो दैट ऑक्सीजन कितना होगा, इधर 2 × 2 4 ऑक्सीजन एटम, इधर 3 ऑक्सीजन एटम, तो टोटल ऑक्सीजन एटम इधर 7 हो गए। ऐसे ही मैंने यहां भी किया था, 2 × x 2x आ गया, यहाँ Y/2 आ गया, तो टोटल बना लिया मैंने ऑक्सीजन। अगर मैं यहाँ 7 लिखूंगा तो यहाँ 14 हो जाएगा, अगर मैं यहाँ 7 लिखूंगा तो 14 हो जाएगा, तो मैंने इसको ना 7/2 कर दिया, हाँ तो फिर 7। तो अगर मैं इनको लिखता तो जैसे इन दोनों को ऐड करके इधर लिख रहा था तो डबल हो रहे थे ना, तो मैंने डिवाइड बाय 2 कर दिया ना अपन इधर 1/2 से,
तो इधर 7/2 हुआ ना, तो मैंने इधर भी 1/2 से डिवाइड कर, तो बैलेंस हो। आपको ये बैलेंसिंग आनी चाहिए, ऐसे करना, वरना अननोन एक्स वाई कैसे करेंगे अपन। ठीक है ना, तो वो बैलेंसिंग अपन को आनी चाहिए। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग आप देख सकते हो, मैंने उसको बैलेंस किया, ये अपने पास बैलेंस आया। अब सपोज करते हैं एक क्वेश्चन को, इसको क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लेते हैं। वैसे तो अपन वॉल्यूम बता दिया मैंने कि इसका 1 मोल इसके x प्लस वाई बाई 4 मोल से रिएक्ट करेगा, तो इसका x मोल बनेगा और इसका y बाई 2 मोल्स बनेगा। और अगर इसका सपोज करते हैं अपन ने कहा 1 लीटर, तो इसका x प्लस वाई बाई 4 लीटर, क्योंकि मोल्स और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, वो मैंने रूल्स में बताया। तो इसके x लीटर बनेंगे और इसका y बाई 2 लीटर बनेगा। तो अगर मान लो इसका 15 लीटर गिवन है मुझे, तो ठीक है, इसको 15 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 4 कर दूंगा, इफ ऐसे है तो ये 15 लीटर्स 15x बनेगा, ये 15 बाई 2 लीटर्स बनेगा। तो ये अपन लीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ये अपने पास, तो वी नो दैट अपन मोल्स को वॉल्यूम लिख सकते हैं, दैट इज एवोगैड्रोस में। 10th क्लास में भी काफी कुछ स्टोइकोमेट्री में अपन ने पढ़ा है ऐसे, एवोगैड्रोस लॉ वगैरह। तो अब इसमें इसी टाइप से कुछ क्वेश्चन बना लेंगे अपन से कि भाई अपन को जैसे CO2 वगैरह है तो KOH यूज कर लेंगे, वाटर है तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज कर लेंगे, उस टाइप से अपन क्वेश्चन करके बता सकते। तो ये आपका वीडियोमेट्री था, शीट में इसके क्वेश्चंस गिवन है, आप सेक्शन ए और सेक्शन बी से सारे क्वेश्चंस कर सकते। ठीक है, तो इससे ज्यादा मतलब हमको जरूरत नहीं पड़ता है। बाकी थोड़ा बहुत तुम लोग जैसे वीडियो, ये सब जो वीडियो आप रिकॉर्ड करते हो, इनको आप पहले से जो पढ़े हुए हैं ना, जो ए फेज वाले पहले से थे, AP1 वाले, तो वो भी देख सकते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम ज्यादा होता है तो उनको एक्सप्लेनेशन भी बहुत सारा देते हैं, वो टाइम बहुत लगता है उनके, क्योंकि वो काफी पहले शुरू कर दिए थे, तो उन्होंने उनको मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल भी हो जाते हैं, फिर वो भी हो जाते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल, और अपन एग्जाम्पल लेंगे तो फिर अपना सिलेबस ही खत्म नहीं। कंसेप्ट बता दिया, इसके अलावा कोई कंसेप्ट नहीं होता, ये अपने पता चल गया। क्वेश्चन सॉल्व करो, डाउट पूछो, ठीक है ना। सो आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, डाउट पूछो, और कोशिश करो कि मतलब आप ना उनके जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनको देख लो, उससे क्या होगा ना बेटा, उससे उनके और एग्जाम्पल पता चल जाएंगे और क्या करवाया था सबने। ये चैप्टर आपका आइडियल गैस वाला खत्म हो गया, अब अपन रियल गैस वाला पढ़ेंगे, बट उससे पहले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आइडियल गैस वाले मैंने आपको शीट भेज दिया है, आप शीट को सॉल्व, रियल गैस वाला पार्ट बचा हुआ है, वो 1-2 क्लास में खत्म हो जाए, तो ये चैप्टर 2 क्लास है ना। तो ठीक है, फिर दैट इज ऑल फॉर टुडे है। चलो भाई, फिर नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, बाय।